प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी और तजियाकार पीजे मीर साहब लंदन से आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फ़ारूक हबीब साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। ज़रा सा अयाज सादिक के स्टेटमेंट के बाद अभी तक इसकी धूल बैठी नहीं, बल्कि उसके ऊपर मजीद क्लैरिफिकेशंस भी आ रही हैं और हुकूमत की तरफ से रद्द-ए-अमल भी आ रहा है। मुझे ये बताइएगा कि आज शिबली फराज साहब ये कहते हैं कि अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे, कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया कि अगर अब की बार माफी तलाफी कर दी गई तो इससे भी ज्यादा बुरी और गिरी हुई बातें की जाएंगी, सजा तो देनी होगी। मुझे बताइए, हुकूमत अयाज सादिक साहब को किस तरह की सजा देने के बारे में सोच रही है? देखें, बात यह है कि अभी लंदन से पहले जो है एक अभी लंदन भी बैठा हुआ है। ये अभी लंदन का बयानिया है जो अयाज सादिक साहब के जो है वो मुंह से निकला है। ये तो मामला जो है वो 1.5 साल पुराना हो चुका, ये क्लोज हो चुका। लेकिन अब बात जो है ये एक स्क्रिप्टेड बात की गई है जो अयाज साहब को फराहम की गई, लिख कर दी गई, उनकी क़यादत की तरफ से उनकी ड्यूटी लगाई गई कि आपने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जाके ये बात करनी है। वैसे फारूक साहब, ये किसका? नवाज शरीफ का स्क्रिप्ट है और वो वाज़ेह है कि वो भारत के हाथों में, मुल्क दुश्मन कुव्वतों के हाथों में जो है वो खेल रहे हैं। इसमें तो कोई दो राय बाकी रही नहीं। आप मुझे बताएं कि 1999 के अंदर इसी तरीके से भारतीय तैयारा गिरा था और एक पायलट पाकिस्तान के हाथ आया था। उस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ थे। इन्होंने उस वक्त पायलट को रिहा किया जो 4 जून 1999 की बात है। उस वक्त वो गुड जेस्चर था। आज ये कह रहे हैं टांगे कांप रही हैं, तो लगता है उस वक्त फिर आपकी भी टांगे कांप पड़ी थी। अगर आज इस बात को सच मान लिया जाए तो आपकी भी टांगे कांप रही। लेकिन फारूक साहब, अयाज सादिक साहब भी यही बात कर रहे हैं कि हुकूमत भारत की स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ा रही है। आप अगर कह रहे हैं कि अपोजिशन या नून लीग भारतीय एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, तो अयाज सादिक साहब ने भी कहा कि हुकूमत भारतीय एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। देखें, बात यह है कि हुकूमत किस तरह बढ़ा रही है। मुझे आप बताएं, हमने तो जो है भारत के 2 जहाज गिराए, रिटेलिएट किया, मुंह तोड़ जवाब दिया। ये जो जिस फौज के मुतल्लिक इन्होंने बात की है, वो फौजी अपना सर कटा सकता है, सर नहीं झुका सकता। वो फौजी जो है वो अपने हाथ कटवा सकता है, हाथ बांध के नहीं बैठ सकता। ये कह रहे हैं भारत ये कह रहे हैं कि वो मेरी बात को वो मायने दिए जा रहे हैं जो भारत दे रहा है, यानी अयाज सादिक साहब। नहीं, जो पाकिस्तान का फौजी जवान है वो उसकी टांगे कट सकती है, लेकिन उसकी टांगे कांप नहीं सकती। ये मुल्क के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए हमारे अफवाज पाकिस्तान हर वक्त तैयार रहते हैं। आपने हमारी फतह को मुतनादा बनाने की कोशिश की, उसको, उस भारत को जिसको खुद नदामत का सामना था, जो मोदी राफेल तैयारों के ऊपर शिकस्त को डाल रहा था, आज वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर हमारा खौफ तारी था। पाकिस्तान के ऊपर कभी भी भारत का खौफ तारी नहीं रहा। पाकिस्तान हमेशा जो है वो भारत के लिए खौफ रहा है। यही वजह है कि आज तक जो है वो भारत की ये जुर्रत नहीं हो सकी कि वो पाकिस्तान की तरफ जो है वो किसी किस्म की अब जंग की तरफ जो है वो देख सके। यही वजह थी जो मौके के ऊपर उस वक्त हमने कार्रवाई की। बालाकोट वाकये के बाद उनको जो है वो मुंह की खाना पड़ी है। लेकिन ये अयाज सादिक ने जो बयान दिया, ये तो जलती के ऊपर तेल छिड़कने वाली बात है। सवाए इसके ऊपर नदामत होने के, शर्मिंदगी होने के, बल्कि इनकी क़यादत की तरफ से इससे इज़हार लाताल्लुकी आना चाहिए था। इन्होंने जो है वो जाकर बल्कि उसकी हमायत कर रहे हैं, तो फिर तो ये तासुर को मजीद तकवीयत मिलेगी ना कि ये नवाज शरीफ साहब का बयानिया है, जिस बयानिए को आगे बढ़ा रहे हैं, तसलसल से जो है वो आगे चला रहे हैं। वो अभी लंदन में बैठे हुए हैं, वो तो लंदन में बैठे हुए हैं, बच्चों के साथ लंदन में है। यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान की फौजें, पाकिस्तान के जवान सरहदों के ऊपर कुर्बानियां दे रहे हैं। क्या वो कुर्बानियां नजर नहीं आती उनको? निहाल हाशमी साहब अपना लिया फरमाते हैं कि आप ये तमाम तर जो बातें हैं वो स्क्रिप्टेड थी और आपकी क़यादत की तरफ से अयाज सादिक साहब को स्क्रिप्ट करके दी गई, नंबर 1। एंड नंबर 2, वो कहते हैं कि 1999 में भी जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तब भी भारतीय पायलट या भारतीय तैयारा जब कारगिल जंग में गिरा, उसको भी भारत के हवाले कर दिया गया था। तो क्या तब भी टांगे कांप रही थी हुकूमत की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद साहब, मैं तो समझ रहा था कि ब्रदर फर्रुख जो हैं ये MNA है, मगर आज पता चला ये मुंशी हैं। इन्होंने कहा कि वो स्क्रिप्टेड था। अगर स्क्रिप्टेड था तो स्क्रिप्ट इन्होंने लिखा था जाके, ये डिक्टेशन ले रहे थे। तो ये तो सबसे पहले तो ये बात करें कि ये मुंशी है। ये नहीं, तो क्या इन्होंने लिखा था? जितने वसूख से इन्होंने नेशनल टीवी पे बैठ के, कौमी चैनल पे बैठ के ये बात कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त मेरे लिए इंकशाफ है कि एक मुंशी भी
पीटीआई के एमएनए हैं जो हमारे लिए भी काम करते हैं और जो डिक्टेशन भी हमारे लिखते हैं। आप कौमी असेंबली के अंदर बैठ के जो है बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात कर सकते हैं, तो फिर जो है वो बाकी बातें भी हो सकती हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि आप मेरे ऊपर कोई इस तरह की पॉइंटिंग ना करें, मैंने आपके ऊपर कोई जाती हमला नहीं किया, लिहाजा दुरुस्त अल्फाज करें। आप पर्सनलाइज ना हो, वैसे न्याज साहब पर्सनल उस पे ना करें, हम कंटेंट के ऊपर और थिंग्स जो चीजों दूसरा इन्होंने दूसरी बात इन्होंने की कि टांगे कब कपा रही थी जनाब। हमने वो तकरीर देखा है आज के वजीर आजम की, जब उन्होंने कहा कि क्या मैं भारत पे हमला कर दूं 370 पे। ये कौन सा बयान था? कौमी असेंबली में आपने क्या बयान दिया था? और जहां तक रह गया कि भारत आज खौफजदा है, डरा है, तो उसकी वजह यह है हमारे मुसल्लह अफवाज और नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनजीर और जुल्फिकार अली भुट्टो के वो कारनामे जिस पे मिसाइल टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दिया गया, जिसके बाद जो 5 के बजाय 6 धमाके किए, उस दिन के बाद से हिंदुस्तान की टांगे कांप रही है कि जनाब, और चल करके आया था वाजपेयी, तब से टांगे कांप रही कि ये ईंट का जवाब पाकिस्तानी कौम, जहां पे इनका वजीर आजम ऐसा दिलेराना फैसला करता हो। एक जहां तक रह गया पायलट को वापस करने का, वो 2 जहाज थे, 2 पायलट गिराए गए थे, एक हलाक हो गया था, दूसरे को ये जनवा के तहत है। हमने ये तो नहीं कहा कि आपने वापस क्यों किया, हम तो ये कह रहे हैं आपकी उजरत। और तीसरा नहीं तो निहाल साहब मुझे एक बात बताएं, 4 दिन बाद भी अगर वापस करते, वापस तो करना था ना, चले अगर जेनेवा कन्वेंशन के तहत ही सही, आपकी हुकूमत ने भी उस पायलट को वापस किया गया था, फ्लाइट लेफ्टिनेंट को। अरे भाई इतना तो जुर्रत करते ना, जो आपने अपने क्या नाम है अयाज सादिक साहब ने जो बयान दिया था, आपने प्रोवोक किया। मुराद सईद साहब की तकारीर उठा के देख लें, चले उस वक्त की बात 1999 में आपकी हुकूमत की तरफ से किया गया एक्ट दुरुस्त था। ये इस वक्त मकसद क्या है, चीजें क्या है? यानी एक चीज हो रही है कि रियासत के ऊपर सियासत को फौकियत दी जा रही है। देखिए ना 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 ना, ये इस तरह की बात नहीं। देखिए आप भी फिर कोई और ट्विस्ट कर रहे हैं। एक तो कौमी असेंबली में जो आप कर रहे होते हैं खिताब और बातें, वो आप शिबली फराज साहब को भी समझा दीजिए, उसका कोई पकड़ तोड़ जोड़ नहीं है ना। आप कोई वो ले सकते हैं, आप ऐसी अपनी जबानी जमात खर्च करना चाहें कोई तो गिरफ्त नहीं हो सकती। अयाज सादिक साहब इन्होंने कहा हम हिंदुस्तान की जबान कहते हैं, हम वो लोग हैं जो हिंदुस्तान को उनके सिखाते हैं, उनको उनके कदमों में झुकाते हैं, हम उनको सबक देते हैं। नहीं, आपने एक बात की है तो इंडियन चैनल पे, अरे हुजूर इंडियन चैनल में इनके चेयरमैन, एक मिनट, इनका चेयरमैन इंडियन चैनल पे बैठ करके आपकी अदालत में जो बयान देते हैं उसको आपने देखा है कभी? आपने चलाया उसे? हिंदुस्तान की सरजमीन पे बैठ करके, हिंदुस्तान की चैनल पे बैठ के आप पाकिस्तान के बारे में और इसके मुसल्लह अफवाज के बारे में बात करें, जरा इस पे बात कीजिए। मैं पीजे मीर साहब की जरा पॉइंट लेता हूं, जरा सा मैं पीजे मीर साहब से इस पे बात करूं। साहब ने हमारे बहादुर अफवाज के बारे में क्या बातें की हैं? पीजे मीर साहब, यही बातें असेंबली के अंदर, यही बातें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, यही बातें टॉक शोज के अंदर, मुझे बताइएगा कि असेंबली में की जाने वाली बात अकाउंटेबल नहीं ठहराई जा सकती? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब भी ये बात करते हैं कि जो बात अयाज सादिक साहब ने की है असेंबली में, जो की है, स्पीकर साहब को उसको एक्सपंज करना चाहिए था और अकाउंटेबल नहीं ठहराया जा सकता उन्हें। देखिए, सबसे पहले जब आप असेंबलीज में बात करते हैं तो वहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो खुली होती है। आप वहां किसी को बंद नहीं कर सकते किसी के बोलने से। हाँ, गैर मुनासिब अगर ये बात थी तो उस वक्त इनको रोक देना चाहिए था। एक दूसरी चीज ये है कि हमारी जो एंटायर डिबेट है पूरे पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल मीनिंगलेस डिबेट है। ऑपोजिशन गवर्नमेंट को रगड़ रही है, गवर्नमेंट ऑपोजिशन को रगड़ रही है, और प्ले ऑफ किसके साथ हो रहा है? इंडिया के साथ। ये सारी बात जो हम कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है इंडियन टेलीविजन हमें मॉनिटर नहीं करता? बिल्कुल करता है। वो कहता है यार ये आपस में लड़े हुए दोनों ऑपोजिशन और गवर्नमेंट, हमें क्या जरूरत है इनको ये और फूंक देने की? The question is, why are we giving material for Indian television to play on? और वो यही करता है हमेशा, कोई भी गवर्नमेंट हो, आज की हो पुरानी हो, हमेशा हिंदुस्तान ने यही एक अपना गेम प्ले किया हुआ है। पीजे मीर साहब, ये मटेरियल कौन दे रहा है वैसे? यानी इसमें आप किसको अकाउंटेबल ठहराते हैं? गवर्नमेंट को या पीएमएलएन को, अपोजिशन को, या पीडीएम का जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो ये पूरा मौका फराहम कर रहा है? देखें, नंबर 1, मटेरियल की जब हम बात करते हैं, आपके पास या मेरे पास कोई कंप्लीट प्रूफ ना हो या सब्सटैंशियल प्रूफ हो, सब्सटैंशियल प्रूफ पे आप एक रूमर पे, हियरसे पे बात करते हैं। जब तक आपके पास, मैं समझता हूं कि आपके पास कॉन्क्रीट प्रूफ ना हो,
तब उसके बाद आपकी एक मीनिंगफुल एक डायलॉग और एक डिबेट होती है, जो कि मैं समझता हूँ सीरियस होती है, होनी चाहिए। लेकिन इधर से सुनी, उधर से सुनी, जैसे आपने कहा, कभी असेंबली में कोई बोल रहा है, कभी टीवी पे कोई बोल रहा है। हम एक, मैं समझता हूँ, एक इंतजार फैला रहे हैं खुद ही। हम एक ऐसी इंस्टेबिलिटी दे रहे हैं पॉलिटिकल कि जिसमें गवर्नमेंट भी नुकसान पे है और ऑपोजिशन भी नुकसान पे है। डोंट फॉरगेट, ऑपोजिशन जैसी भी हो, जो भी हो, ये गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है, तो इसकी भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है कि जितनी एक इनकम्बेंट गवर्नमेंट की। अब हम क्या कर रहे हैं, ये प्ले ऑफ हो गया हुआ है, प्ले ऑफ के अंदर हम एक दूसरे को रगड़ रहे हैं, और वो जो बैठा है अक्रॉस द बॉर्डर, वो तालियां मार रहा है, हंस रहा है, खुश रहा है, और उसके बाद हमारी बदनामी इंटरनेशनली हो रही है। तो मैं समझता हूँ हमें दूर रहना चाहिए। देखो, हम किसी से डरने वाले हैं नहीं है, और अपनी फौज को अगर आप डिग्रेड करोगे अपने ही मुल्क के अंदर, तो एक आम जवान का मोराल क्या होगा। मैं तो खुद फौज में रहा हूं यार, मुझे पता है कि हाउ एन आर्मी मैन थिंक्स। द क्वेश्चन इज कि हम वो सेंटिमेंट्स नहीं रिस्पेक्ट कर सकते, क्योंकि आपने तो फौज को अंदर से देखा ही नहीं है। जब आप फौज को देखोगे, ये सबसे पहले आपके और मेरे लिए गोली खाने के लिए तैयार है, और लाखों इस तरह चले गए, शहीद हो गए हैं। तो मुझे बताएं, आज हम उनको पकड़ के रगड़ेंगे तो उसका फायदा किसको होगा? आपके एडवर्सरी को। फरूक हबीब साहब, पीजे मीर साहब जो बात कर रहे हैं इस वक्त की, इधर गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो, गवर्नमेंट की तरफ से भी बड़ा सख्त स्टांस लिया जा रहा है, और हम इस वक्त जो विद इन द कंट्री, मुल्क के अंदर अपोजिशन पार्टीज या जो भी हो, उसमें एक चीज बड़ी है कि गद्दारी का सर्टिफिकेट वाला मामला, गद्दारी का लेबल लगाना या फिर मुकदमा। तो अगर अयाज सादिक वाली बात जो है, क्या ये मामला आपस में मिल बैठ के हम हल नहीं कर सकते हैं, या जरूरी है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी वो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के लिए नैरेटिव आए, वही सख्त बातें की जाए और उसका फायदा हमारा दुश्मन मुल्क उठाए? देखें, बात यह है कि मिल बैठ के बात तो हो सकती है, लेकिन अपनी जो गलती है उस गलती को तस्लीम तो करें ना, फिर उसे आगे बढ़ा जा सकता है। मुझे आप ये बताएं, यहाँ पर तो जाकर उस गलती के ऊपर बजिद हुए हैं, और उसके ऊपर जो है बल्कि ये कहा जा रहा है कि हम मजीद कौमी इरादों से जो है वो पर्दा उठाएंगे। इसका मतलब यह है कि जो आपको एक इज्जत बख्शी गई कि आपको जो है वो पाकिस्तान के दफाई मामलात के अंदर जो सिविलियन क़यादत है, जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा है, उनको एतमाद में लिया गया, उनके साथ जो मुल्क को दरपेश सिक्योरिटी मसाइल हैं, दफा के हवाले से जो मसाइल हैं, उनके ऊपर इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई। उस ब्रीफिंग को आप तोड़ मरोड़ के मुबालगा राई से झूठ बोलकर अपनी जो है वो अपने एजेंडा को प्रमोट करने के लिए पेश करेंगे, तो आप पाकिस्तान के साथ फिर हुब्बल बतनी भी नहीं कर रहे, को पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम भी नहीं आप कर रहे। मैं ये समझता हूं कि जो बात करनी है वो उसको नाप तोल के सोच समझ के करें कि इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या जाएगा, भारत इसका मतलब क्या निकालेगा। आपकी यही दी गई स्टेटमेंट्स जो हैं, जो नवाज शरीफ की साबका स्टेटमेंट्स हैं कि उन्होंने तो अजमल कसाब के घर का पता भी बता दिया था कि ये पाकिस्तान के अंदर रहता है। जो हमला भारत में होता है, उड़ी कैंप के अंदर जो है वो FIR गुजरांवाला में दर्ज हो जाती है। तो इस तरह की बेशुमार मौके मौजूद हैं जो क्लैरिफिकेशंस आ रही हैं, वो क्लैरिफिकेशंस से मुतमईन नहीं है हुकूमत? अयाज सादिक साहब भी क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं, बाकी क्लैरिफिकेशंस एक मिनट देखें, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं उन्होंने दी, वो अपनी बात के ऊपर उसी तरीके से बज़ेद हैं। क्लैरिफिकेशन अगर होती तो वो ये बात कहते हैं कि ये बात वहां पर नहीं हुई। और मैं समझता हूं कि आर्मी चीफ साहब की जो है वो तस्वीर मौजूद है पार्लियामेंट के अंदर, किस जो है वो एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज वज़ीर खारजा के हवाले से बात की थी उन्होंने, शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से बात नहीं। देखें, बात यह है कि पायलट तो 27 फरवरी को पकड़ा जाता है, और अगर कह रहे हैं उस रात की बात हो रही है तो फिर हमला क्यों नहीं हुआ? पायलट को तो 4-5 रोज बाद छोड़ा गया, 1 जनवरी उसको जो है 1 तारीख को छोड़ा गया, 1 मार्च को छोड़ा गया। ठीक है, तो मैं ये समझता हूं कि इन तमाम बातों को जो है वो इन्होंने ट्विस्ट किया है, इनका हमेशा से वतीरा रहा है। ये मुल्क के नहीं, वजह क्या वैसे फरूक साहब, ट्विस्टिंग की वजह क्या है? क्या वजह क्या है ये ट्विस्ट हो क्यों रहा है? अगर आप कहते हैं वजह ये है, देखें वजह ये है कि इनका माइंड सेट है। मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान का कौन सा आर्मी चीफ है जिसकी नवाज शरीफ के साथ बनी हो? जनरल वहीद ताकर से लेके आसिफ नवाज से लेके परवेज मुशर्रफ से लेके जनरल राहिल शरीफ से लेके जनरल बाजवा तक, मुझे आप बताएं कि सबके अंदर गलतियां थी, सबके अंदर खामियां थी। क्या पूरी जो है फरिश्ते यही हैं, इनके अंदर कोई कमी नहीं है, इनके अंदर कोई खामी नहीं है? खुद जो है वो कानून से भगोड़े होके इश्तिहारी साहब जरा जवाब दें इसका। पाकिस्तान के आइन को इज्जत देने फरूक हबीब साहब जो बात कर रहे हैं कि माइंड सेट के अंदर जलसों में जिस किस्म की तकारीरें नवाज शरीफ साहब ने की हैं, मुझे आप ये बताएं, क्या किसी 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर जो रहा हो उससे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जवाब ले लेते हैं निहाल साहब। जाती चोरी को बचाने के लिए
आप मुल्क की जो है वो कौमी सलामती को दाव के ऊपर लगाएंगे, ये तवक्को जो है वो हमें हरगिज नहीं थी, पाकिस्तान की अवाम को नहीं थी, लेकिन इन्होंने जो है वो पाकिस्तान की अवाम के आगे अपने आप को जो है वो एक्सपोज फारूक साहब जवाब ले लेते हैं, हाथों के अंदर भारतीय मीडिया के हाथों खेल रहे हैं। इसका जवाब लेते हैं। निहाल हाशमी साहब, अपनी चोरी बचाने के लिए ये तमाम चीजें की जा रही हैं? सबसे पहले तो क्या ही अच्छा ना होता कि मेरे भाई इमरान खान साहब के वो 21 क्लिप्स और वो वीडियोस जो इंडिया में बैठ करके हमारे मुल्क और हमारे अफवाज, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट बारे में कर रहे थे, उस पर बात करते। नंबर 1। नंबर 2, क्या ही अच्छा ना होता कि आप फवाद चौधरी साहब की तकरीर पे बात करते, जो खुला बड़े मुश्किल से FATF से हमारी गवर्नमेंट ने इनको ब्लैक से ग्रीन मिलाया था, ग्रे मिलाया था। ये जरा फवाद चौधरी साहब पे तो बात करें। क्या ही अच्छा ना होता कि ये मुराद सईद पे बात करते। ये रटिए रटाए तोतों की तरह आते हैं चंद लोग आकर के बात, और कहाँ की बात सियासी बात को कहाँ ले जाते हैं मुसल्लह अफवाज के साथ, कहाँ ले जाके कहाँ पे मिला देते हैं। तो इनको बोले कि लेकिन निहाल साहब काम है जो जिम्मेदार। अरे भाई मैं बीच में बोला ही नहीं हूँ। अच्छा मैं तो बोल सकता हूँ मैं तो आपसे कोई सवाल कर सकता हूँ ना। मुझे ये बता दे एयाज सादी साहब की जो बात रही है नेशनल असेंबली के अंदर है या बाकी जो स्पीचेस रही हैं PDM के जलसों के अंदर, क्या हम इदारों को क्यों घसीट रहे हैं? मेरा तो सवाल ये है कि इदारों को बीच में क्यों ला रहे हैं? किसी इदारों को नहीं। यार एक मिनट फरीद साहब, मेरी पूरी बात सुनिए। सब्जेक्ट जिस पे बात कर रहे थे पहले उस पे करें। मैं एक जवाब दे रहा हूं, आप डिस्टॉर्ट कर देते हैं। अच्छा चले आप जवाब सारे इदारों को, हर सिपाही से लेके हर जर्नल्स को, हर IG से लेके हर सिपाही को, हर पुलिस वाले को, हर सरकारी जो अच्छे काम करते हैं उनको दोनों हाथों से हमारा सलाम था, है और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगा। देखिए सियासत एक अजीब व गरीब चीज है जहां पे आपको अपने अवाम से बात करना होता है और अपने मुस्तकबिल का तयन करना होता है। ये बेचारे नहीं जानते। ये तो सिर्फ एक चीज सीख रहे हैं, इन्होंने कहा चोरी करके ले गए। अरे भाई अगर चोरी किया था, अदालतें थी, मुकदमा चला है, नैब कोर्ट में मुकदमा चला है, तो क्या 1 रुपए का कोई करप्शन आया? कोई बता देना कहां से किकबैक लिया गया, कहां से कमीशन लिया गया। ये वो उनके वालिद साहब मोहम्मद शरीफ साहब की फैक्ट्रीज को आज से 50 साल पहले नेशनलाइज किया गया था। इनको जो एक रटी रटाई बता दिया जाता है। नहीं, ये जो माइंडसेट वाली बात है, ये आप कह रहे हैं कि रटी रटाई स्पीच है ये, यानी फारूक साहब बात करें कि आपका माइंडसेट है। गरीब PTI के लोगों का माइंडसेट है। और जरा इनसे पूछिए कि फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ा खौफनाक बयान दिया है। उन्होंने पुलवामा के हवाले से जो बात किया, आई डोंट वांट टू इवन रिपीट दैट, उस पे जरा बात करें ना। ये जिम्मेदार हुकूमत है, इस पे बात तो करें ये कि किसने इख्तियार इनको दिया था, किसने इख्तियार दिया है मुराद सईद साहब को और इनको कि इस तरह की तकारीर और गुफ्तगू और लफ्जी बात करें। और किस आदमी के बारे में जिसने JF7 टेंडर दिया से मुतालिक था, वो तो जिसने अगर आप ट्विस्ट करेंगे तो फिर पावर दिया। आप भी अकरम हबीब साहब अगर इस तरह की बात करेंगे, देखिए ये ना हो कि हम इनके क़यादत के बारे में और कोई बात करें, तो खुदारा इस तरह से बात ना करें कि दूसरे पाकिस्तानी देख के आपको हंस रहे हैं। अच्छा चले एक कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं। PJ मीर साहब विल कम बैक टुवर्ड्स द ब्रेक। निहाल साहब ब्रेक ले लेते हैं, PJ मीर साहब से इस पर बात करेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। PJ मीर साहब, जो ब्रेक पर जाने से बात हो रही थी, पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ा हुआ है इस वक्त। आप खुद भी लंदन में मौजूद है और इस वक्त नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक भी हुकूमत जो है वो तमाम तर जतन और इकदाम उठाने की बात कर रही है और किए भी जा रहे हैं। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्यू इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी और वहां का पॉलिटिकल टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू PMLN एंड मियां नवाज शरीफ, वो क्या है? बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है। मुझे कल ही एक निहाल जानते हैं, इनके भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, कल मुझे पता चला है कि ये पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई कर रहे हैं बिकॉज उसके अलावा यहाँ रह नहीं सकते हैं वो। ऑब्वियसली जो भी होता है इंसान वो अपना अपना सेफगार्ड जो रखता है। तो अब ये इसाक डार साहब को तो मिल गई पॉलिटिकल असाइलम। ये आपने एक बड़ी एक न्यूज़ दी हमें कि पॉलिटिकल असाइलम के लिए मियां नवाज शरीफ साहब अप्लाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और मुझे ये भी बताया कि इसाक डार साहब को मिल गई है पॉलिटिकल असाइलम बिकॉज ऑब्वियसली उनका भी स्टेटस ये नहीं था कि वो इंडेफिनिट रह सकें। वो गए हुए थे वहाँ अपनी, ऑफ कोर्स उनकी जो अपनी मजबूरियां हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब का भी यही है इस वक्त। और नेचुरली पॉलिटिकल असाइलम में लेके इनको यहाँ टाइम मिल जाएगा कि जो भी इन्होंने काउंटर आप कह लो कि बातें करनी है अपने एडवर्सरीज के साथ, वो यहाँ आराम से बैठ के उस वक्त कर सकते हैं। जिस तरह अल्ताफ हुसैन है यहाँ,
ये भी पॉलिटिकल असाइलम में थे और इवेंचुअली ही बिकेम अ ब्रिटिश नेशनल। अब कई लोग इस तरह के बाहर के मुल्कों के भी इस तरह हैं, कई आपने देखा है जो हमारे ममालिक से कोई सऊदी अरेबिया चला जाता है, इवन इदी अमीन सऊदी अरेबिया चले गए। तो एक से आप ये कहना चाह रहे हैं पीजे मीर साहब के मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी इन नियर फ्यूचर जो है वो मुमकिन हमें नजर नहीं आती है? नहीं आती है और नहीं आ सकती है, क्योंकि लीगली एक तो नंबर वन सारी दुनिया को पता है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान हमारा कोई वो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि आप किस ग्राउंड्स पे लेके आएंगे। आप यहाँ उनको होम ऑफिस को लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, वो लिखेंगे, गवर्नमेंट को भी कहेंगे कि जी ये कन्विक्टेड है, हमने इनको ये भेजा, फलाना भेजा। अब टेक्निकली यहाँ कल ये एक क्यूसी है, क्वींस काउंसिल, बड़ा सीनियर ये लॉयर होता है, वो कहते हैं नंबर वन आप एक कन्विक्टेड आदमी, नो मैटर हु इट इज, वेदर इट इज नवाज और ABCDE, आप कैसे उसको बाहर भेजते हैं, आप किस बेसिस पे आपने उनको बाहर भेजा है। ये तो पीजे मीर साहब, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं इसी चीज के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स इस वक्त है, PDM का प्लेटफॉर्म है, PMLN की पॉलिटिक्स है, अगर वो पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं और वो नहीं आते तो फिर पाकिस्तान में क्या ये तमाम जो PDM और जो पॉलिटिक्स इस वक्त ऑपोजिशन की हो रही है, क्या ये कमजोर होती दिखाई देती है आपको? देखें, विदाउट नवाज शरीफ PDM इज नथिंग, लेट मी टेल यू दैट क्लियरली। शहबाज मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, लेकिन विदाउट नवाज ही 0-0। ये निहाल को भी पता है, सबको पता है। आप जिसको मर्जी ले आए, they are no match as far as नवाज शरीफ is concerned. नवाज शरीफ is the supremo, वोट बैंक उसका है, हर चीज उसकी है। आपने खुद ही देख लिया था कि एक जमाने में जब ये इलेक्शंस हो रहे थे तो बड़े इंटरव्यूज आए, हाँ जी आपको पता है नवाज, हाँ जी चोर है, लूट के ले गया, पैसे खा गया, वोट किसको देंगे? नवाज शरीफ को। राइट। मैं यही फारूक हबीब साहब की तरफ, ये जो आपने बात की, मैं फारूक हबीब साहब ये आपने बात सुनी, इस वक्त पीजे मीर साहब बता रहे हैं एंड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इन द न्यूज इज के मियां नवाज शरीफ साहब इज अप्लाइंग फॉर द पॉलिटिकल असाइलम। आपकी गवर्नमेंट तो कहती है कि हम मियां नवाज शरीफ को हर सूरत लेकर आएंगे, कैसे लाएंगे? अब देखें, फिर बात यह है ना कि उनकी अपनी कमिटमेंट्स कहां गई। जो यहाँ कमिटमेंट्स जो हैं वो करके गए थे, पाकिस्तान की अदालत के अंदर जो है बॉन्ड जमा करवाया गया, शहबाज शरीफ जो है उसके गारंटर बने। अभी तक मियां नवाज शरीफ साहब ने एक इंजेक्शन तक नहीं लगवाया, इलाज करवाना तो दूर की बात है, 1 साल का अरसा तो गुजर गया। अदालत ने उनको बेल दी, 50 रुपए का बॉन्ड, वो स्टैंप पेपर था, लेकिन मैं बात ही कर रहा हूं कि हमने तो कमिटमेंट्स को छोड़ देना। हमने तो 7 अरब रुपए का बॉन्ड मांगा था ना, हुकूमत ने तो मांगा था, हुकूमत को इन्होंने अप्लाई किया तो 50 रुपए के स्टैंप पेपर पे चले गए, अप्लाई किया था। देखें, बात ये है, ये तो फिर हमारे पास तो लाहौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटकाने का भी ऑप्शन मौजूद है, वो भी हम यूज करेंगे। और जो हमारे पास डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए जो मौजूदा ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं कानूनी तौर के ऊपर, उन तमाम ऑप्शंस को जो है वो लेकिन पीजे मीर साहब ने अभी ये बात बताई कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ऐसी कोई चीज नहीं है, अगर वो पॉलिटिकल असाइलम हासिल कर लेते। ये भी मैं समझता हूँ इसहाक डार साहब ने ले लिया, ऐसी चीज है। देखें, ये भी एक ऐसी चीज है जो इसहाक डार का मामला है। इसहाक डार का मामला मियां नवाज शरीफ से जो है वो मुख्तलिफ मामला है। और मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक ऐसी चीज है, क्योंकि इनको पता था ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, ये करप्शन कर रहे हैं, टीटियां लगा रहे हैं, इस मुल्क को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। इन्होंने किसी मुल्क के साथ जो है इस किस्म का माहिदा ही नहीं किया। अच्छा, खान साहब जाएंगे कि कल को इनकी पकड़ होगी तो इनके पास सेफ हेवन यही मुल्क होंगे। ये मैं समझता हूं इमरान खान साहब ने कहा था वो बोरिस जॉनसन से मिलेंगे, जाके बरतानवी वजीर आजम से मिलेंगे। अगर यही मामला है तो क्या बरतानवी वजीर आजम से मिलेंगे जाके? देखें बात ये है, मैंने आपको पहले कहा कि जो हुकूमत के पास अदालत बुला रही है उनको, अदालत बार बार कह रही है हुकूमत अदालती हुक्म को पूरा करने के लिए जो मुमकिन ऑप्शंस होंगे उन तमाम मुमकिन ऑप्शंस को जो है वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फिर कहां गया इनका पॉलिटिकल रिहॉटिक? इनका अपना बयानिया दम तोड़ गया इस बात के ऊपर, ये वोट को इज्जत देने के लिए। अपने बच्चे बाहर हैं, क्या पाकिस्तान का आम आदमी, गरीब का बच्चा इनके लिए सड़कों में निकलेगा? कोई नहीं निकलेगा। ये कानून की हाकमियत को मानने को तैयार नहीं है, आइन की हाकमियत को मानने को तैयार नहीं है, ये कोर्ट को इज्जत देने को तैयार नहीं है। उनकी बेटी मरियम नवाज तो लीड कर रही है यहाँ पे। नहीं, देखें, बात ये है कि सजा तो जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को अदालत से हुई है ना। मरियम साहिबा तो खुद जो है वो बेल के ऊपर है, उनका मामला भी जो है वो अदालत देख लेगी। लेकिन बात तो नवाज शरीफ साहब की हो रही है ना। वो वहां से बैठकर इदारों के खिलाफ जो है एक ऐसा बयानिया लीड कर रहे हैं जिस बयानिए से जो है वो भारत को
पाकिस्तान को दुनिया के अंदर जो है वो निहाल साहब दुनिया के अंदर जो है वो पाकिस्तान की जो है मुतनाज़ा हैसियत पैदा करने के लिए उन बयानात को जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने फैटअप की बात की थी, एक मिनट मुझे दे दें प्लीज, प्लीज एक मिनट दे दें। फैटअप की बात की थी 2018 में, ये ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं आपको, 2018 के अंदर पीएमएलएन की हुकूमत थी, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर डाला गया, पाकिस्तान को 27 पॉइंट्स का लेंथी एजेंडा इंप्लीमेंट करने के लिए दिया गया। हमने जो है वो विद इन 2 ईयर्स 21 पॉइंट्स इंप्लीमेंट कर दिए, 6 पॉइंट्स के ऊपर पार्शियल प्रोग्रेस की। आइंदा आने वाले महीनों में इंशाल्लाह पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से भी निकलेगा। ये जिस किस्म के काम कर रहे हैं उसमें तो इनकी पक्की साजिश थी कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट के अंदर निहाल हाशमी साहब, ये तो फैटअप के मामले में भी एनआरओ लेने आ गए, एनआरओ नहीं मिला, इन्होंने इदारों के खिलाफ निहाल हाशमी साहब कर दिया। निहाल हाशमी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब तो नहीं आ रहे, पीजे मीर साहब ने बड़ी खबर दे दी है कि पॉलिटिकल असाइलम के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, डार साहब ऑलरेडी ले चुके हैं। आपसे हमारी बात हुई थी गुज़िश्ता दिनों और आपने कहा था कि बहुत जल्द मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, लेकिन वो तो नहीं आ रहे। फरीद साहब देखें, जब इसाक डार साहब इस मुल्क के वजीर खजाना थे तो पाकिस्तान की इकॉनमी टेक ऑफ कर गई थी, बुम। दुनिया के 20 बड़ी इकॉनमी में से एक थी, उस वक्त 5.8 जीडीपी था। आज पाकिस्तान की जीडीपी माइनस पे चली गई है और उस आदमी को इन्होंने फोर्स किया जाली केसों में और उसके पासपोर्ट को इन्होंने कैंसिल कर दिया। अगर एक आदमी की पासपोर्ट पॉलिटिकल, मैं अभी भी कह रहा हूं नहीं लिया है उनके पॉलिटिकल को। आपने जब एक आदमी के पासपोर्ट को कैंसिल कर दिया, छीन ले, आपको इख्तियार, अरे भाई ये इख्तियार किसने दिया आपको? इख्तियार किसने दिया कि आप किसी की शहरियत को छीन लें? कैसे छीन सकते हैं? आपको, आप पे ना कोई इस पे ट्रायल हुआ ना कुछ हुआ, ये जुल्म की इंतहा कर रहे हैं। और इसाक डार साहब वो आदमी जिसके दौर में रोटी सस्ती थी, बिजली सस्ती थी, चीनी सस्ती थी, दवाई सस्ती थी, पॉलिटिकल असाइलम लिया या नहीं लिया? ये बातें कर रहे हैं। पॉलिटिकल असाइलम लिया या नहीं लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं लिया। उनके नेशनलिटी को मियां नवाज शरीफ साहब ने पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई किया भाई, उनके पासपोर्ट को कैंसिल किया गया है। आप सुन तो लेना पूरी बात, एक आदमी के पासपोर्ट को ही आप कैंसिल कर दें। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब ने पॉलिटिकल असाइलम, मियां नवाज शरीफ साहब तो पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो आ रहे हैं नहीं? और नहीं भाईजान, वो पाकिस्तान का सबसे मुहिब वतन 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर है, अपनी मर्जी से इलाज मुकम्मल करके आएगा। हाँ, एक शर्त है, हबीब भाई ने कहा एक इंजेक्शन भी नहीं लगा। अगर हबीब अकरम कंपाउंडर बन करके इंजेक्शन लगाना चाहें तो हम उनको वेलकम। चलो, आई हैव टू क्लोज इट एंड आई हैव टू थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, पीजे मीर साहब एंड फारूक हबीब साहब। फरीद रीस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।